A very good morning, students. This is Mr. Soham Mukherjee, lecturer at Doon Valley Institute of Pharmacy and Medicine. So, today we are going to start a new chapter, that is hypertension. So, let us first see the definition of hypertension. Hypertension क्या होता है ये हम देखते हैं सबसे पहले. So, hypertension is defined as either a sustained systolic blood pressure of greater than 140 mmHg or a sustained diastolic blood pressure of greater than 90 mm of Hg. So basically क्या है क्लास कि हाइपरटेंशन क्या होता है. हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर. हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, यानी कि अगर मैं एक लाइन में इसका डेफिनेशन बोलूं तो क्या होता है बेसिकली, जो आपका ब्लड का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है अगर वो एक 140 mmHg से ऊपर हो जाता है और जो डायस्टोलिक है वो जो ब्लड प्रेशर है वो आपका 90 mmHg से ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रख लेंगे, हाइपरटेंशन. ब्लड प्रेशर. सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है क्लास, मैंने आपको अभी बताया कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो क्या होगा क्लास. तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है, इट्स अ वी कैन से दैट इट्स अ ब्लड प्रेशर दैट मेजर्स द प्रेशर of blood in your arteries when your heart beats. जब आपका हार्ट बीट हो रहा है, अब ऑब्वियसली बात है कि आपका जो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है कि हार्ट ऑब्वियसली ब्लड जो है आपका पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है, इसके थ्रू फ्लो हो रहा है आपके आर्टरीज और वेन्स के थ्रू. वैसे तो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके जाता है पूरे बॉडी में, हर एक टिश्यूज में, हर एक ऑर्गन्स में कौन पहुंचाता है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, आर्टरीज. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करते हैं, आपके वेन्स. तो अगर मैं बात करूं एक डेफिनेशन अगर मैं बात करूं किसकी, कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, वो ब्लड प्रेशर है जो आपके आर्टरीज में जब ब्लड फ्लो करता है, जब आपके हार्ट जो है, हार्ट की बीट, आपका हार्ट बीट कर रहा है एंड क्या है कि आपके आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो जो जिस प्रेशर से वो आर्टरीज में फ्लो कर रहा है जब आपका हार्ट बीट हो रहा है, तो उस क्यों हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. तो इट इज अ ब्लड प्रेशर दैट मेजर्स द प्रेशर इन योर आर्टरीज व्हेन योर हार्ट बीट्स. यानी आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर उस टाइम क्या रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. अगर नेक्स्ट हम सेकेंड ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो कौन सा होगा, आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा क्लास, we can say that it measures the pressure in your arteries when your heart rests between the beats. तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. अगर मैं बात करूं कि एक नॉर्मल प्रेशर की, तो जो नॉर्मल आपके ब्लड का प्रेशर होता है वो कितना रहता है, 120 जो रहता है वो आपका सिस्टोल में रहता है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना रहता है, 80 mm ऑफ Hg. नाउ एंटी हाइपरटेंसिव की डेफिनेशन देखते हैं अब क्या होता है. It is an agent that reduces high blood pressure is called as antihypertensive agent. So क्या है क्लास, कि वो एजेंट जो क्या करे, आपके ब्लड का प्रेशर कम करे. हमारा क्या है, ब्लड का प्रेशर जो है अगर सपोज किसी वजह से ज्यादा हो गया, जो ब्लड प्रेशर है, अब क्या है मैंने आपको क्या बोला कि जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है अगर 140 से ऊपर हो जाता है और डायस्टोलिक 90 से ऊपर हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के केस में हम उसको कंसीडर कर सकते हैं. तो अब हम किसकी बात करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, यानी वो एजेंट्स, वो ड्रग्स, वो मेडिकेशंस जो क्या करे, आपके जो है ब्लड का जो प्रेशर जो हाई जा रहा है उसको क्या करेंगे, वो
लो कर देंगे या फिर उसको नॉर्मल पे ला देंगे, तो उन एजेंट्स को क्या बोलेंगे हम, जो रिड्यूस करेंगे ब्लड प्रेशर को, क्या बोलेंगे हम उनको, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। Pre-hypertension systolic between 120 to 139 mm of Hg and diastolic between 80 to 89 mm of Hg. So इसका क्या मतलब होता है क्लास? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। मैंने आपको अभी अभी बोला है कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है वो कितना रहता है, 120 जो होता है वो क्या रहता है हमारा सिस्टोलिक, और जो डायस्टोलिक होता है वो कितना रहता है नॉर्मल में, अराउंड 80। अब अगर मैं बात करूं कि एक तरह से अगर अगर तो जो रेंज है इससे ऊपर जाता है ज्यादा, तो वो किस कैटेगरी में आएगा आपके, ऑब्वियसली हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आएगा, यानी हाई ब्लड प्रेशर। तो अब प्री हाइपरटेंशन में क्या होगा, यानी मैंने आपको बोला कि 140 से अगर ऊपर जाता है और 90 से ऊपर चला जाता है डायस्टोलिक, तो उसको हम उसमें रखेंगे कि जैसे इसमें लिखा हुआ है देखो कि hypertension is defined as either a sustained systolic blood pressure of greater than 140 mmHg or a sustained diastolic blood pressure of greater than 90 mm of Hg। तो ये किस कैटेगरी में आएगा क्लास, ये आएगा आपके हाइपरटेंशन में। कब आएगा, जब आपका ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना रहेगा, 140 या 140 से ज्यादा, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो 90 mm ऑफ Hg से ज्यादा। तो प्री हाइपरटेंशन में क्या होगा, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो रेंज करेगा आपके 120 से 139 के बीच में, यानी वो 140 से ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ वो 120 पे भी नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस टॉपिक प्री हाइपरटेंशन। मतलब कि देखो नेम से ही समझ आ रहा है, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, और प्री माने पहले, यानी हाइपरटेंशन से पहले वाले स्टेज पे हो आप अभी। आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, लेकिन आप ससेप्टेबल हो सकता है आपको, या प्रोन हुआ, बिल्कुल चांसेस बहुत ज्यादा है आपको इस तरह के डिसीज होने का। तो आप किस स्टेज पे हो अभी, प्री हाइपरटेंशन स्टेज पे हो। तो इसका नाम प्री हाइपरटेंशन क्यों पड़ा, क्योंकि ये जस्ट क्या है, बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल भी नहीं है, 120 mm ऑफ Hg भी नहीं है, 120 mm ऑफ Hg से ज्यादा है, और नीचे वाला भी जो हमारा 80 जितना होना चाहिए नॉर्मल डायस्टोलिक में उससे ज्यादा है, लेकिन क्या है जो 140/90 को भी क्रॉस नहीं किया है। तो क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे फिर, प्री हाइपरटेंशन बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है प्री हाइपरटेंशन में, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो कितना रहेगा आपके, 120 टू 139 mm ऑफ H, यानी 120 से अगर ज्यादा चला जाता है और 140 के अराउंड रहता है या 140 से थोड़ा कम रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्री हाइपरटेंशन बोलेंगे। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर आपका 120 से ज्यादा और 140 से कम रहता है बेसिकली, तो और अगर डायस्टोलिक में भी क्या रहता है वो 80 से 89 के बीच में वेरी करते हैं। 80 तो नॉर्मल है, 80 से ऊपर अगर हो गया ज्यादा और 90 से लेकिन कम है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपका प्री हाइपरटेंशन में आ जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूं कि इफेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन यानी इफेक्ट ऑफ ब्लड प्रेशर। अब हमें पता है कि हमारे बॉडी में हार्ट जो है पूरे बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। अब ब्लड को पंप कर रहा है तो ठीक है, लेकिन क्या है कि वो एक पर्टिकुलर हार्ट भी अपने जैसे एक पर्टिकुलर रिदम पे बीट करता है, हार्ट बीट करता है तभी तो ब्लड वो जो है पूरे बॉडी को पंप कर पाता है वो। तो अब क्या है कि अगर हम बात करें तो इफेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन में क्या है कि यानी हाई जो जो ब्लड का प्रेशर हाई है, जो रेज्ड अलार्मिंग रेट पे जो ब्लड प्रेशर है, उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो उससे हमें क्या क्या नुकसान होगा देखते हैं। सबसे पहले इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। ऑब्वियसली क्या है, कई बार क्या होता है हार्ट का जो बीटिंग रेट है वो भी ज्यादा हो जाता है, हार्ट जो है लगभग 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। अब वो 72 से लेकर 100 के बीच में भी हो सकता है, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं नॉर्मल में ही आ जाएगा। लेकिन अगर 100 बीट से ज्यादा बीट हो रहा है हार्ट 1 मिनट में, तो वो किस में आ जाएगा, आपके बेसिकली टैकीकार्डिया में आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि अगर ऐसा कुछ केस हो गया, तो इन दैट केस आपका कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर जो बीपी है वो भी ज्यादा हो जाएगा। अब इससे क्या हो सकता है प्रॉब्लम आपके, क्योंकि हार्ट जो है ज्यादा बीट कर रहा है, तो उससे क्या होगा,
आपके हार्ट के मसल्स है उसको भी जो है ऑक्सीजन प्रॉपर मिलना चाहिए। अगर इन दैट केस किसी वजह से ऑक्सीजन जो है वहां पे नहीं मिल पाता है उनके मसल सेल्स को, किसी वजह से ब्लॉकेज की वजह से, किसी और वजह से भी, क्योंकि उसका जो वर्कआउट है हार्ट का वो बढ़ जाएगा तो उसे ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, किसी वजह से अगर उसका जो ऑक्सीजन डिमांड है वो पूरा नहीं हो पाता है तो इन दैट केस फिर क्या होगा, वहां पे जो मसल्स है, वहां पे जो टिश्यूज है उनकी क्या हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएंगी। इसके अलावा क्या है, क्योंकि हार्ट बहुत ज्यादा बीट कर रहा है तो एक आपका CHF का डर भी इसमें बना रहता है कि हार्ट का हो सकता है कुछ पार्ट जो है वो ठीक से जो है काम ना कर पाए इन फ्यूचर, आप ठीक से प्रॉपरली वो जो है अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर पाए, प्रॉपर पंपिंग ऑफ ब्लड या प्रॉपर जो बीटिंग है उसका हार्ट का वो प्रॉपर तरीके से ना हो पाए। तो क्या है, इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस, हार्ट फेलियर। मैंने आपको अभी बोला कि CHF यानी क्रोनिक हार्ट फेलियर का जो है वो भी खतरा इसमें रहता है। इसके अलावा क्या है, ब्लाइंडनेस, स्ट्रोक एंड किडनी डिसीज भी हो सकता है। इसके अलावा क्या है, हाई ब्लड प्रेशर से आपका स्ट्रोक भी हो सकता है, स्ट्रोक इससे जो ब्लाइंडनेस है वो भी हो सकता है और स्ट्रोक भी हो सकता है, तो इससे क्या है आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। सो मैंने क्या क्या बोला क्लास आपको, जो हाइपरटेंशन हो क्या क्या आप उसका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, फिर हाइपरटेंशन की वजह से कौन कौन सी बीमारियां जो है वो आपके बॉडी में हो सकती है। सबसे पहले इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस, इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट फेलियर माने CHF हो सकता है जो क्या होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। देन क्या हो सकता है क्लास आपके किडनी डिसीज, किडनी का जो है किडनी को भी डैमेज करेगा ये, आईज जो है वहां पे भी डैमेज कर सकता है, ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। इसके अलावा क्या होगा, स्ट्रोक होगा, स्ट्रोक भी ये कॉज कर सकता है। इसमें क्या होगा क्लास, अगर मैं बात करूं बेसिकली आपके स्ट्रोक में क्या होगा, इसमें जो ब्लड वेसल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, आप ब्लड का प्रेशर हाई है तो क्या होंगे, ब्लड वेसल्स डैमेज होंगे। ब्लड वेसल्स क्यों डैमेज होंगे, क्योंकि उसमें से ब्लड बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है तो वो डैमेज होंगे, वो रप्चर हो सकते हैं, वो लीक हो सकता है। तो उसके वजह से क्या होगा, आपके जो आपका जो ब्लड है वो लीक होगा, आपके लीक हो जाएगा, आपके जो ब्लड वेसल से लीक होगा तो क्या ब्लड जो है स्पिल हो सकते हैं आपके ब्रेन के टिश्यूज में, और उसमें क्या हो जाएगा, ब्लड की स्पिलिंग हो जाएगी। उसकी वजह से क्या हो सकता है, क्योंकि ब्लड का फ्लो रेट भी ज्यादा है तो आपका ब्रेन के जो टिश्यूज है उसको भी क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा डैमेज करेगा, क्योंकि उसका फ्लो रेट बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा, आपके टिश्यूज जो सेल्स है, जो टिश्यूज है उनको क्या करेगा, वो डैमेज करेगा। इसके अलावा क्या है, आपके अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो उससे ये भी हो सकता है कि आपके जो ब्लड क्लॉट है वो आपके कैरोटिड आर्टरी या फिर कहीं पे भी जो है ब्लड क्लॉट जो है वो फॉर्म हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का जो फ्लो होगा प्रॉपर वो हो नहीं पाएगा ब्रेन के टिश्यूज में, वो ब्लॉक हो जाएगा, तो उससे भी आपके स्ट्रोक होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। Now, moving to the next point, primary hypertension, that is having no reason, no known reason. Secondary hypertension due to some cause such as kidney disease, abnormalities of adrenal glands, etc. Causes देखते हैं हम, it results from increased arterial resistance, reduced capacitance, increased peripheral vascular smooth muscle tone, etc. क्या है कि क्यों इसके कॉजेस क्या होंगे, आर्टेरियल जो रेजिस्टेंस है वो अगर ज्यादा बढ़ गया, जो कैपेसिटेंस है वो रिड्यूस हो गया, तो उसके वजह से जो है हाइपरटेंशन हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं कि एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स होते हैं उसमें बेसिकली कौन कौन से क्लासेस आते हैं, तो उनको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या क्लासेस ऑफ ड्रग्स इसमें यूज होता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होते हैं क्लास, मैंने आपको अभी भी बताया कि दीज आर दोज क्लास ऑफ ड्रग्स दैट रिड्यूसेस योर ब्लड प्रेशर। अब क्या है कि इस ये जो इसके अंडर में जितने भी क्लास ऑफ ड्रग्स होंगे वो सारे ब्लड प्रेशर को तो रिड्यूस करेंगे, लेकिन उनका जो मेथड होगा ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने का, उनका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो अलग अलग होगा। तो उस जिसके वजह से क्या है उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में रखा गया है।
फॉर एग्जाम्पल अब इसमें कितने क्लासेस ऑफ ड्रग्स आते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंडर में? सबसे पहला जो क्लास होगा क्या होगा आपका? डायूरेटिक्स। नेक्स्ट कौन सा होगा आपके? बीटा ब्लॉकर्स। थर्ड क्लास क्या है क्लास आपकी? एस इनहिबिटर्स। फोर्थ क्लास इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। फिफ्थ क्लास कौन सा होगा इसमें? अल्फा 1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंड सिक्स्थ क्या है क्लास आपकी जो क्लास ऑफ ड्रग है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंडर में? जो सिक्स्थ क्लास है कौन सा है आपका? अल्फा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। एंड लास्ट क्लास में अगर हम बात करें तो क्या होगा क्लास? मिसलेनियस। मिसलेनियस कैटेगरी होगा, इसके अंडर में भी कुछ ऐसे ड्रग्स होंगे जिनको किसी क्लास में पर्टिकुलरली तो नहीं रखा गया है, लेकिन वो भी क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म को फॉलो करके अल्टीमेटली आपके जो ब्लड का प्रेशर है उसको रिड्यूस कर, उसको माने कम कर देंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे। एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम रास। रास का मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। सो इसको भी एक बार हम देखते हैं क्या होता है। देखो कब ये सिस्टम मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ इस वीडियो में क्योंकि कई बार क्या होता है, क्योंकि आपके जितने भी ड्रग्स सपोज एस इनहिबिटर्स है वो इस सिस्टम को जाके कहीं ना कहीं आपके ब्लॉक करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो ब्लड का प्रेशर होगा वो कम होगा। तो इसीलिए मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस सिस्टम का कि ये सिस्टम हमारे बॉडी में क्या होता है और ये कैसे हमारे ब्लड के प्रेशर को रेगुलेट करता है। ब्लड प्रेशर और ब्लड के वॉल्यूम दोनों को ही क्या है, ये सिस्टम रेगुलेट करता है। जो हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स है वो इसी सिस्टम में जाके कहीं ना कहीं किसी स्टेप में जाके वो क्या करेंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे, किसी एंजाइम को या फिर किसी स्टेप में पर्टिकुलर यूज होने वाले किसी एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो कम होगा, वो रिड्यूस होगा। तो एक इस सिस्टम का ओवरव्यू मैं आपको देने जा रहा हूँ कि ये सिस्टम हमारे बॉडी में क्या होता है। हमारे बॉडी में क्या होता है, बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो वो क्या करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम दोनों को ही रेगुलेट करता है। इन केस कभी भी ड्यू टू डिहाइड्रेशन और किसी वजह से अगर सपोज डेफिशिएंसी हो जाते हैं हमारे सोडियम आयंस की या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसके वजह से क्या होगा, अब वाटर का डेफिशिएंसी होगा तो क्या होगा, हमारे जो ब्लड का वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम हो गया तो कहीं ना कहीं ब्लड का जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ब्लड का प्रेशर कम हो गया तो अब हमें पता है कि किडनी, हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए कहाँ पे जाता है, किडनीज के पास। वो जाएगा किडनीज के पास फिल्ट्रेशन के लिए। किडनी के पास जो फिल्ट्रेटिंग यूनिट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, नेफ्रॉन्स। हर एक किडनी के पास ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब नेफ्रॉन्स में भी जो सबसे पहला उनका जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। तो ब्लड कहाँ से पास करेगा, ब्लड जो एंटर करेगा वो कहाँ से करेगा क्लास, आपके जो है ब्लड एंटर करेगा वो एफरेंट आर्टरियोल से उसमें एंटर करेगा। जब ब्लड एंट्री करेगा उसमें, तो अगर ब्लड का जो प्रेशर रहा वो वॉल्यूम और प्रेशर अगर कम रहा तो हमारे उसमें एक किडनी के पास एक तरह के सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनीज या जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस या जेजीए सेल्स। तो ये क्या है, ये एक ऐसा डिटेक्शन का सिस्टम है, ये ऐसा डिटेक्टिंग सिस्टम है जो कि अगर ब्लड का प्रेशर और वॉल्यूम कम हो रहा है तो उस चीज को ये क्या कर लेते हैं, ये सेल्स डिटेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि ग्लोमेरुलस से जैसे ही ब्लड की एंट्री होगी एफरेंट आर्टरियोल से, तो अगर उसका ब्लड का वॉल्यूम और प्रेशर कम रहा तो ये जो सेल्स है जेजीए सेल्स, ये क्या कर लेंगे, उस चीज को डिटेक्ट कर लेंगे। जब ये डिटेक्ट कर लेंगे तो क्या है क्लास, ये एक तरह के प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेनिन। रेनिन क्या है क्लास, बेसिकली
क्या होता है क्लास? रेनिन बेसिकली आपका एक हार्मोन होता है, इट इज अ हार्मोन दैट इज सीक्रेटेड बाय द juxtaglomerular cells ऑफ किडनी। सो ये इस हार्मोन को रिलीज करेंगे जिसका नाम होगा रेनिन। इसकी इसकी जो सिक्रीशन रेट है उसको बढ़ा देंगे, फिर उसको सिक्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। तो वो क्या करेंगे, आपके ब्लड में एक तरह का जो कह सकते हैं एक और एक हार्मोन होगा आपके ब्लड में, जिसको हम क्या बोलेंगे, एंजियोटेंसिन। तो वो क्या करेगा, जो आपके ब्लड में एंजियोटेंसिन है, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। कौन कर देगा क्लास? जो रेनिन है, एंजियोटेंसिनोजन को भी कौन बनाता है? ये जो एंजियोटेंसिनोजन इसको बनाता है लीवर, लीवर से ये बन के आता है। तो जो एंजियोटेंसिनोजन जो आपके ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसको लीवर ने बना रखा है, लीवर से ये प्रोड्यूस हुआ है, ये ऑलरेडी हमारे ब्लड में है। तो रेनिन क्या करेगा, जो ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन प्रेजेंट है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? वो एंजियोटेंसिनोजन 1 में। अब एंजियोटेंसिनोजन जो 1 है वो क्या है, वो भी ब्लड में सर्कुलेट होता हुआ मूव करेगा। मूव करते हुए क्या है, उसको एक एंजाइम और मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जिसको हम एस बोलते हैं, ये क्या करेंगे, इस जो एंजियोटेंसिन 1 है इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये एंजियोटेंसिन 2 में। यानी क्या हुआ, जो रेनिन है उसने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। फिर जो ये एंजाइम है एस, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम एस, ये एस एंजाइम क्या करेंगे, इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, ये आगे मूव करेगा। ये क्या करते हैं, इसका एक्शन क्या होता है, इसका दो जगह एक्शन होगा। एक एक्शन क्या होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज। ये क्या करता है, जो आर्टरीज में बेसिकली क्या कर देता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, यानी ब्लड वेसल्स को क्या करेगी, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, उनको थोड़ा पिचका देगा, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा, ब्लड का प्रेशर रेज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट जो इसका एक्शन होगा वो किस पे होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड में। एड्रिनल ग्लैंड में जो बाहरी परत होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसका एक्शन एड्रिनल ग्लैंड में कहाँ पे होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में, यानी उसके बाहरी जो परत है उस पे होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा जाके, और उससे क्या करेगा, उसको स्टिमुलेट करके एक हार्मोन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करेगा, जिसका नाम क्या होगा, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है उसने एक तो वैसोकंस्ट्रिक्शन किया, सेकंड एक्शन हुआ उसका एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा तो क्या होगा, स्टिमुलेट करेगा इसको, और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स से अल्टीमेटली एक हार्मोन आपका रिलीज होगा जिसका नाम क्या होगा, एल्डोस्टेरोन। इसको एल्डोस्टेरोन क्या है, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, उसका एक्शन क्या होगा, ये क्या करेगा, किडनीज के पास जाएगा। आपको पता है कि किडनीज में जो सोडियम आयंस और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका एक्सचेंज होता है, सोडियम आयंस और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन चलता है। तो ये क्या करेगा, किडनीज में जाएगा, नेफ्रॉन्स के पास जाएगा, वहां पे जाके जो सोडियम आयंस और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है आपके नेफ्रॉन्स के डिफरेंट पार्ट्स में, तो उसको क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा। और क्या करेगा, आपकी जो पोटेशियम और जो हाइड्रोजन आयंस है उसकी जो यूरिन से एक्सक्रीशन रेट है उसको भी इंक्रीज कर देगा। यानी सोडियम और वाटर की तो रीअब्जॉर्प्शन कर देगा, उसको इंक्रीज कर देगा, सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। और क्या करेगा, जो पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस का जो एक्सक्रीशन है थ्रू यूरिन उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो इससे क्या हुआ, सोडियम एंड वाटर का अगर रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगेगा बॉडी में, तो क्या है, आपका जो अल्टीमेटली वाटर बॉडी में ज्यादा आ रहा है, तो उससे क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, यानी ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा, ब्लड का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इन दिस वे अगर हमारे बॉडी में कभी भी ब्लड का प्रेशर किसी वजह से कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये जो सिस्टम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है, ये हमारे बॉडी में क्या कर देता है, जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर देता है या उसको बैलेंस कर देता है। अब कई बार क्या होता है, हाइपरटेंशन टेंशन जब होता है तो ये सिस्टम जो है किसी वजह से ड्यू टू सम प्रॉब्लम और किसी कह सकते हैं कुछ डिफेक्ट की वजह से अपने आप ही जो है एक्टिवेट कई बार हो जाता है। तो ये जो कुछ ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, इस सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स पे जाके ये क्या करेंगे, डिफरेंट एंजाइम्स को ब्लॉक कर देंगे, उनको इनहिबिट कर देंगे, जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपका
वो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, तो आगे का जो स्टेप है इस सिस्टम में वो हो नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली आपका जो ब्लड का प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा, वो नॉर्मल रहेगा। So students, that's it for today. In the next part of this video, we will continue with the rest part of this chapter. So, thank you and have a nice day.